हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद जाहिद और मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय रोजगार में। और गाइज, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्या आपका 1857 ऑफ रिवोल्ट का पार्ट नंबर 4, और ये आपका लास्ट पार्ट भी रहेगा। ओके, ये आपका लास्ट पार्ट भी रहेगा। इससे पहले मैं आपके 3 पार्ट डाल चुका हूँ 31 क्लास के साथ में। ये आपकी 32वीं क्लास रहेगी, किसकी? मॉडर्न हिस्ट्री की, है ना। और अगर कोई यहाँ पे नया है वो जो अपना 1857 का रिवोल्ट कवर करना चाहता है, तो वो प्लीज़, मैं उसको रिकमेंड करूँगा कि आप ना पहले ये वाले 3 वीडियो देख लो। ज़्यादा नहीं है, 10 to 15, और इट्स हार्डली टेक 20 मिनट। और अगर आप इसको 1.5 एक्स स्पीड पे देखते हो तो ये आपका मुश्किल से आधा घंटा तीनों वीडियो लेंगे। ओके, आपका ना एक बेस एटलीस्ट तैयार हो जाएगा और आपको ये वीडियो समझने में थोड़ा आसानी होगी ना। और अगर आप वो भी नहीं देखना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा ब्रीफ आउट करने की कोशिश करूँगा प्रीवियस वाला जो मैंने पढ़ाया है, और रिकॉल कर लेंगे तो आपको वहाँ पे से भी समझ में आ सकता है। अगर बात करें 1857 के रिवोल्ट की, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि विद्रोह का मतलब क्या होता है। विद्रोह मैंने आपको पहले भी बताया कि क्या होता है विद्रोह, रिवोल्ट कैसे होता है, क्यों होता है। अगर आप बता सकते हो तो प्लीज़ 1 मिनट का वीडियो पॉज कीजिए और बताइए। आई होप कि आपने आंसर किया होगा। वेल, अगर विद्रोह की मैं बात करूँ तो कोई भी रिवोल्ट जो है ना, वो ऐसे ही नहीं होता। उसके पीछे की ना एक बैक हिस्ट्री होती है, एक उसकी हिस्ट्री होती है, एक उसका अस्तित्व होता है। मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट जो हमारे ऊपर रूल कर रही होती है, चाहे उस टाइम पे अंग्रेज रूल करते थे, लेकिन अभी की गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ, कोई भी गवर्नमेंट अगर किसी भी देश पे किसी भी जगह पे रूल कर रही होती है, सो अगर वो गवर्नमेंट हमारे लिए बैड पॉलिसीज़ बनाती है, जो कि जब आपकी पहले से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलती आ रही होती हैं जो लोगों के हित में ना हो, उनको हार्म पहुंचाती है। उनके सपोज दैट कि कोई आपने पुरानी कोई प्रथा चला रखी है, उसको सडनली गवर्नमेंट ने ब्रेक आउट कर दिया, आपसे अधिकार छीन लिए ना, तो वो सारी जब चीज़ें होती हैं तो फिर जनता के अंदर गुस्सा भड़कता है और फिर वो रिवोल्ट करती है। आज के टाइम पे तो प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन उस टाइम पे रिवोल्ट होते थे। ओके, तो इस रिवोल्ट का होने का भी बहुत बड़ा कारण था। वो क्या था वो देख लेते हैं। देखिए, 1857 के विद्रोह का सबसे बड़ा कारण था आपका पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस। कैसे पॉलिटिकल अगर मैं कारण की बात करूँ तो कब आपका 1852 में ना, 1852 में डलहौजी ने, इसको लॉर्ड डलहौजी बोलते हैं, लॉर्ड, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। वो लोग लॉर्ड लगा देते ना अपने आगे, अंग्रेज लोग, ठीक है ना। तो लॉर्ड डलहौजी कब 1852 में क्या लाया? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी कि राज्य हड़प नीति। ये राज्य हड़प नीति लेकर के आया। इसके अनुसार इसने बोला, ठीक है, कि जितने भी राजा है ना, अब जो भी राजा है, किंग है, अगर उसका खुद का वारिस है और उसके मरने के बाद तो उसकी जायदाद उसको हो जाएगी, लेकिन जिन राजाओं के, जिन किंग के, जिस किंग का कोई वारिस नहीं है, कोई वारिस है ही नहीं, तो उसकी जितनी भी संपत्ति उसके मरने के बाद डायरेक्टली किसके पास जाएगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाएगी, यानी कि ब्रिटिशों के पास में जाएगी, अंग्रेजों के पास में। तो ये कहीं ना कहीं राजाओं के हितों को छीनने का ये प्रयास किया था इन्होंने, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं था, ठीक ना। अगर एक्सेप्टेबल होता तो फिर ये चीज़ नहीं होती ना। अगर मैं सोशल कॉजेज़ की बात करूँ तो इन्होंने क्या काम किया उस टाइम पे ना, देखा, आपको पता होगा कि अगर किसी को पता है सती प्रथा, सती प्रथा वैसे सभी ने सुन रखा होगा। सती क्या होता था कि पहले ना, अगर कोई मैरिड कपल है उसमें से किसी मेल की डेथ हो जाती है, तो जो फीमेल है उसको भी उसी के साथ में उस चीता पर बर्न कर दिया जाता था, जला दिया जाता था, ठीक है। तो इस चीज़ को ब्रेक करने के लिए कब 1829 में किसने? राजा राम मोहन राय ने मिलकर, राजा राम मोहन राय, ये याद रखना, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने किसके साथ? विलियम बेंटिक के साथ मिलकर इस प्रथा का अंत किया था। कब? 1829 में। ओके, आज के हिसाब से ये चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन उस टाइम के हिसाब से सोच करके देखिएगा कि जब आपकी कोई 100 साल पुरानी प्रथा है, ठीक है, 100 साल, 100 ईयर ओल्ड कोई आपकी पुरानी प्रथा, उसको आप सडनली ब्रेक कर रहे हो तो वो तो फिर हिट करेगा ही ना। तो हिंदू मान्यता के अनुसार वो उनके हिसाब से ठीक थी, लेकिन वो ब्रेक हुई। फिर इस चीज़ का हिंदुओं को बहुत बुरा लगा और वो कहीं ना कहीं गुस्साए हुए थे इस चीज़ से। फिर इसके बाद इन्होंने एक काम और किया। देखिए, सती प्रथा तो बंद कर दी, अब सती क्या हो गई है? विडो हो गई है, वो विधवा हो गई है अब। लेकिन उसके बाद में 1856 में कौन? डलहौजी, दिख रहा है ना आपको? कौन? डलहौजी। डलहौजी क्या लेकर के आए? विडो रीमैरिज एक्ट लेकर के आए। मतलब कि एक तो विडो, आपने उसको सती होने से बचा लिया, विधवा भी नहीं रहने थे, उसकी दोबारा से शादी करा रहे हो, ठीक है ना। तो ये मतलब कि टोटली भंग करने वाली बात हो गई थी। तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था, किसके लिए? हिंदुओं के लिए ना। तो ये चीज़ उस टाइम पे रिलीजियस सोशल कॉजेज़ का काम किया, मतलब कि ऐसे करके उन्होंने काम अच्छे थे वैसे ही, ठीक है ना।
ये सारे काम उन्होंने अच्छे किए थे। आज के हिसाब से तो बहुत अच्छे काम है, आज के हिसाब से तो सारी चीज़ें चलती हैं ना, लेकिन उस टाइम के हिसाब से सडनली सारी चीज़ करना, पुरानी प्रथाओं को बंद करना, अगर आज आपको कोई बोले, कोई गवर्नमेंट की आपकी जो पूजा पाठ है वो बंद कर दिया जाए, तो ऑब्वियसली आप लोग रिवोल्ट करोगे, आप लोग प्रोटेस्ट करोगे, जगह जगह पे खड़े होकर, आज होते भी हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन लोग डायरेक्टली ना अंग्रेजों के सामने खड़े नहीं हो सकते थे। ये चीज़ उन्होंने की, लेकिन उस टाइम पे रिवोल्ट नहीं हुआ, लेकिन ये चीज़ मन में तो थी ना कि उन्होंने ऐसा किया, हम मौका आने पे, टाइम आने पे इसका बदला ले लेंगे। ओके, तो यही चीज़ थी। अगर मैं बात करूँ रिलीजियस कॉजेज़ की, क्या करते थे ये लोग, जब ब्रिटिश आर्मी में ना इंडियन सोल्जर भी थे और यूरोपियन तो थे ही थे, ठीक है। देखिए इसमें 2-3 तरीके से इनका ये असैसिनेट करते थे। कैसे? सबसे पहले तो इंडियन सोल्जर अगर सूबेदार है, ओके, और कोई एक यूरोपियन सोल्जर, जो ब्रिटिश सोल्जर यहाँ पे थे, वो भी एक सूबेदार है, अगर वो अपने ही उसमें पद पे रहते हुए कोई उत्कृष्ट कार्य करता है, कोई अच्छा काम करता है, तो उसको ना रैंक अपग्रेड होती है, तो उसको जर्नल या फिर कर्नल बना दिया जाता था, ठीक है। लेकिन अगर यही सेम वर्क कौन, इंडियन सूबेदार करता है, तो इसकी रैंक अपग्रेड नहीं होगी, रैंक अपग्रेड नहीं होगी, ये सूबेदार ही रहेगा, चाहे वो कितना भी अच्छा काम कर ले। एक तो ये चीज़। और अगर सेम सूबेदार हैं, ये भी सूबेदार है, ये भी सूबेदार है, अगर इसकी सैलरी यहाँ पे 40,000 मान लो आप, ठीक है, तो इसकी सैलरी उस टाइम पे थी 10,000। तो एक ये भी मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, ये थी नहीं कभी एग्जैक्ट, ये समझ लो। ओके, तो मतलब कि ये डिस्क्रिमिनेशन होता था, राइट। इसके अलावा इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाही भर्ती थे इंडियन की साइड से, ठीक है। अगर मैं इंडियन सोल्जर्स की बात करूँ ब्रिटिश आर्मी में, तो वो हिंदू एंड मुस्लिम दोनों ही थे। अब हिंदुओं के लिए क्या मान्यता थी उस टाइम पे कि अगर वो कोई भी रिवर क्रॉस करते हैं, ठीक है, ये रिवर है आपकी, अगर उसको कोई क्रॉस करता है तो वो ना अच्छे नहीं माना जाता, मतलब अशुभ माना जाता है, था उस टाइम पे ना। तो ये लोग क्या करते थे, जानबूझ करके अगर ओवरसीज़ कराना था, ओवरसीज़ करना होता था, तो वो हिंदू सोल्जर्स को सिलेक्ट करते थे, उनको कराते थे जानबूझ कर, उनका धर्म भ्रष्ट करने के लिए ना। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो ये चीज़ उन्होंने की। तो जो सोल्जर्स थे उनके माइंड में भी ये चीज़ आ चुकी थी कि नहीं यार, ये सब गलत हो रहा है, तो वो कभी ना कभी मौका मिलने पे अपना बदला लेते, और वो लिया इन्होंने 1857 के रिवोल्ट में ना। अगर मैं इकोनॉमिकल कॉजेज़ की बात करूं तो वो ये थे कि आपने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम सुना होगा, एक रियायतवारी सिस्टम और एक महालवारी सिस्टम, ठीक है, अच्छे से एलैबोरेट किया हुआ है मैंने, शायद से आप देख सकते हैं अगर आप पुराना वीडियो देखेंगे तो। ओके, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम क्या था, मैं एक ही बता देता हूँ, फिर दूसरे वाले को आप मतलब कि ज़्यादा डीप नहीं बताऊँगा। इसमें 3 लोग होते थे, एक तो ब्रिटिशर्स आपके, एक आपका कौन, जमींदार, और एक आपका होता था पीजेंट, ठीक है ना, ये पीजेंट है आपका, यानी कि किसान। जब भी ब्रिटिश कोई जगह एक्वायर करते थे, सपोजली ये जगह एक्वायर की इन्होंने, तो इसका पार्टीशन कर लेते थे, और इनको इस ज़मीन से पैसा कमाना है, ठीक है, उनका काम यहाँ बेसिकली क्या था, ट्रेड करना, पैसा कमाना, ओके, यही 2 काम थे उनके। और जब उन्होंने ज़मीन की, जो ज़मीन उन्होंने जीती है, अपने उसको कैप्चर किया है, तो उसका पार्टीशन कर लिया, और हर एक पार्टीशन पे एक ज़मींदार अलाउट करते थे 10 साल के लिए, ओके, कि आपको ना भाई हम ये ज़मीन दे रहे हैं, तो हमें ना हर साल के लिए हमें 10% देगा, जितना भी तू वहाँ से कमाएगा, जितना भी तू वहाँ से कमाएगा उसका, सॉरी 90% देगा, 9% तो खुद रखेगा, ओके। तो ऐसे करके उनको बोलते थे कि 90% देगा या फिर 91% जो भी है, और 10% तो खुद रखेगा। तो इसने बोला ठीक है, और ये एनी हाउ देना ही था, चाहे तेरे को कमाई हो या ना हो। लेकिन भाई इस भाग से ये ज़मींदार इस पीजेंट से कम उस टाइम पे 200% या 300% लेता था, और उनको 100% का भी 90% देता था, और खुद कितना कमा रहा है, अगर 300% ले रहा है तो 210% खुद अपने पेट में उतार रहा है, ओके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रिटिश को भी कोई खास फायदा नहीं था, और जो पीजेंट, जो किसान थे, उनको तो ये मार ही रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत बुरी थी, और ये चीज़ जब बाद में पता लगी कि इसको ब्रिटिशों को ऐसा कुछ हो रहा है, स्कैम हो रहा है, तो उन्होंने फिर इसको हटा करके परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को खत्म करके रियायतवारी सिस्टम लाया। देन इसके बीच में से किसको, जमींदार को हटा दिया था, फिर वो डायरेक्ट उसको कर रहे थे, फिर महालवारी सिस्टम। ये प्रॉपर्ली मैंने एलैबोरेट किया हुआ है, प्लीज़ आप देख लीजिएगा क्लासेस ना। अगर मैं बात कर रहा हूँ 1834 की, 1834 में क्या हुआ, एक बड़ा कारण हुआ, एक बड़ी चीज़ हुई कि पर्शियन को ऑफिशियल लैंग्वेज से हटा करके इंग्लिश को बना दिया गया ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। पर्शियन को हटा दिया गया ऑफिशियल लैंग्वेज, उस टाइम पे पर्शियन ऑफिशियल लैंग्वेज होती थी, और मुस्लिमों को बहुत अच्छी पर्शियन आती थी, मुस्लिम्स को बहुत अच्छी पर्शियन आती थी, तो वो लोग अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे थे, यानी कि उनकी जॉब जो थी वो काफ़ी अच्छे लेवल पे थे, हाई लेवल पे उनकी जॉब्स थी, ठीक है। जब पर्शियन को ही हटा दिया गया तो उनकी जॉब क्या आएंगी, जॉब भी चली जाएंगी, तो जॉब लॉस हुआ इनका बहुत बड़े वाला। अब यहाँ पे इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश इनको आती नहीं थी, देन इनकी जॉब चली गई, और यहाँ पे इंग्लिश मैन आगे अपनी इनकी जगह ले ली उन्होंने।
तो मुस्लिम भड़क गए बहुत ज़्यादा, तो मुस्लिमों ने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। रीज़न ये भी हो सकता है। ओके, और सबसे बड़ा कॉज जो था वो क्या था कि 1853 के न्यू ईयर पार्टी में ब्रिटिशों ने एक एनफील्ड राइफल नाम से एक राइफल लॉन्च किया, ये रहा। ओके, और इस राइफल की खास बात ये थी कि जो इसका कारतूस था, जो इसकी बुलेट थी, वो सी पेपर उससे बनी हुई थी। इसका जो ऊपर का ये कवर है पेपर वाला है। ओके, अब ये जो बीच में आप देखिए ये गन मेटल है। ओके, ये बुलेट है आपकी, और ये आपका ग्रीस लगा हुआ है ना, ठीक है। तो ये ना आपका ग्रीस लगा हुआ है। तो कैसे करते थे वो लोग कि इस ग्रीस को मुंह से छीलना पड़ता था, जैसे कि ये छील रहा है, ठीक है। पहले आप इस ग्रीस को मुंह से छीलोगे, छीलने के बाद बंदूक में डालोगे, देन इसको ठोकोगे, इसमें गोली डाल करके फिर वो चलेगी। तो ये जो ग्रीस है, ये ग्रीस किस चीज का बना था? ये बना था पिग और काऊ के फैट का, पिग और काऊ की चर्बी का बना हुआ था ये। अब मुस्लिम्स के लिए तो पिग हराम होता है, पिग मतलब कि वो नहीं कर सकते उसको, और काऊ हिंदूज के लिए ना, तो हिंदूज के लिए काऊ। तो ये दोनों चीज़ भाई धर्म भ्रष्ट करने वाली बात भी जानबूझ के करते थे ना ये चीज़ें। तो ये चीज़ लेकर के आए, फिर इसको मुंह से छीलना पड़ता था। इन्होंने इनको नहीं बताया कि इसमें इसका ग्रीस लगा था, और ज़बरदस्ती इनसे यूज़ करवा लिया। और मंगल पांडे इसको यूज़ करने वाले पहले इंसान बने, और क्योंकि ये बिलीव करते थे और धार्मिक इंसान भी थे। इनका एक दोस्त था किसमें ब्रिटिश आर्मी में, उसने बोला कि नहीं मंगल ऐसा कुछ नहीं है, तुम इसको यूज़ कर सकते हो। उसने क्योंकि पता तो चल ही गया था, इन्होंने उससे पूछा होगा कि ऐसा कुछ है कि, उसने बोला नहीं। उसने बोला अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मैं इसको सबसे पहले यूज़ करना चाहूँगा। फिर बाद में इनको पता चला कि नहीं एक्चुअल में इसमें ग्रीस लगा था। देन मंगल पांडे को गुस्सा आया और उन्होंने क्या कर दिया, रिवोल्ट छेड़ दिया। रिवोल्ट छेड़ने के बाद रिवोल्ट कैसे कैसे छिड़ा ऑलरेडी 3 वीडियो में डाल चुका हूँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपसे। मैं हल्का सा इसमें इलैबोरेट करूँगा, बाकी की रेस्ट इन्फॉर्मेशन इसमें देने वाला हूँ। ओके, तो 8 अप्रैल जब इन्होंने रिवोल्ट छेड़ा और इन्होंने क्या कर दिया, बहुत सारे ब्रिटिशों को घायल कर दिया, जिसके उपलक्ष्य में इन्हें 8 अप्रैल 1857 को हैंग कर दिया गया, फांसी दे दी गई। और इसके तुरंत बाद ये एक सिपाही था, कौन, इसका नाम था ईश्वर पांडे, उसको भी हैंग कर दिया गया 11 अप्रैल 1857 को। तो ये तो हो गई आपकी थोड़ा सा बेस मैंने तैयार करने की कोशिश की है। अब शुरू करते हैं आज का। और एक बात और याद रखना, इंडियन वॉर ऑफ स्ट्रगल 90 साल चली है, यानी कि 19 ईयर्स चली है। ओके, और ये 19 ईयर्स में शहीद होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मंगल पांडे। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इंडियन वॉर ऑफ स्ट्रगल के शहीद होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? वो तो मंगल पांडे। ओके, क्योंकि ये सामने से लीड कर रहे थे इस चीज़ को ना। आगे चलते हैं। फिर इसके बाद जो क्योंकि देखिए ये जो बंदा था ना मंगल पांडे, ये 34वीं बंगाल इन्फेंट्री का सिपाही था। ओके, बंगाल इन्फेंट्री का। फिर इसके बाद ये जो रिवोल्ट था, इसके बारे में दिल्ली मेरठ में पता लगा। फिर वहाँ पे फिर 10 मई में मेरठ में 1857 में पता चला कि यार ये कैसे कर दिया इन्होंने, मतलब कि ये तो चर्बी लगे कारतूस का, तो विद्रोह हम भी कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, तो इन्होंने हमारे बंदों को फांसी कैसे दे दी। फिर इन लोगों ने जो मेरठ के बैरकपुर से बेसिकली जो 85 सिपाही थे, ओके 85 सिपाही, और कहाँ के, बंगाल के 20वीं और 11वीं बंगाल रेजिमेंट के जो सिपाही थे वो सब मिलकर के आए, और उन्होंने बोला कि हमें अब इनके खिलाफ करना है रिवोल्ट, और अब हम सबके सब चलेंगे दिल्ली। तो इनको और कोई रास्ता नजर नहीं आया, क्योंकि दिल्ली में कौन बैठा था? मुगल। वहाँ पे कौन बैठा हुआ था? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। उन्होंने बोला कि अब हम सब के सब, क्योंकि मुगलों ने हमारे ऊपर राज किया है, जब वो जैसे भी थे हमारे ऊपर राज करते थे, लेकिन इतना बुरा व्यवहार उन्होंने हमारे साथ में कभी नहीं किया। अब हमें इनके साथ में नहीं रहना है, ब्रिटिशों के में हम साथ देंगे मुगलों का, और मुगलों को ही हम अपना दोबारा से बादशाह बनाएंगे। ओके, तो इन सब ने फिर वहाँ से बोला कि दिल्ली चलो। देखिए दिल्ली चलो वर्ड यहाँ से स्टार्ट हुआ था, लेकिन दिल्ली चलो का अगर बोला जाए कि दिल्ली चलो जो नारा है वो किसका है, आपको पता है? पॉज कीजिए वीडियो और आंसर कीजिएगा। तो दिल्ली चलो है आपका सुभाष चंद्र बोस का, याद रखना। ओके, देन यहाँ से फिर इन्होंने बोला कि हमें दिल्ली जाना है, बहादुर शाह जफर से मिलना है, और इन्होंने बोला कि अगर हमारे रास्ते में कोई भी आएगा हम उसको क्या करेंगे, मार देंगे। और दिल्ली के रास्ते में जब ये वहाँ पे पहुँच रहे थे बहादुर शाह जफर के पास में, तो रास्ते में कौन आया? कर्नल रिप्ले आए, इन्होंने उसको मार दिया दिल्ली के अंदर ही। ओके, फिर जाकर के बहादुर शाह जफर से मिले, और बहादुर शाह जफर उस टाइम पे बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने इनको बोला, जितने भी ये सिपाही थे, कि सर अब आप हमारे सरप्रस्त हो, आप ही हमारे बादशाह हो, आप ही हमारे ऊपर रूल करोगे, आप प्लीज़ हमारा नेतृत्व करें, और हम आपकी सरप्रस्ती में से लड़ना चाहते हैं। तो बहादुर शाह जफर ने काफ़ी मना किया, लेकिन फिर भी इतना इंसिस्ट करने के बाद में बहादुर शाह जफर मान गए, और इनको लीडर बना दिया गया उस रिवोल्ट का। और
इनके जो बेटे थे कौन बहादुर सफर के, जिनका नाम था मिर्ज़ा जाफ़र, जिसको 1% भी, मैं कहूँगा 1% भी क्या था, नॉलेज नहीं थी जंग कैसे की जाती है, रिवोल्ट कैसे जीते जाते हैं ना, युद्ध कैसे जीते जाते हैं, लेकिन फिर भी इसको कमांडर इन चीफ बना दिया गया। क्यों? क्योंकि ये किसका, बहादुर सफर का बेटा था। ओके, और ये सब के सब अब एक हो गए, इनकी जगह पे कौन लड़ेगा, बहादुर जफर लीड कर रहे हैं और मिर्जा जाफर कौन बन गया, कमांडर इन चीफ बन गया। अब लेकिन अगर मैं बात करूं अदर जगह की, जो रिवोल्ट है आपका, जो रिवोल्ट है ना भाई, वो आपका सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे नहीं था, वो मेरठ में और बंगाल में नहीं था सिर्फ, वो पूरे इंडिया में चल चुका था। ओके, अगर मैं 1857 की बात करूं तो 81वीं इन्फेंट्री ने पंजाब में गोविंदपुर फोर्ट पर कब्जा कर लिया। ओके, वहां पे जितने भी इंग्लिश सिपाही थे, जो इंग्लिश मैन थे वहाँ पे, जो सोल्जर थे, उनको मार करके किस पे, गोविंदपुर फोर्ट पर कब्जा कर लिया। और इसके बाद में ये रिवोल्ट स्प्रेड हुआ लाहौर में, लेकिन वहाँ पे एक इंसान जिसका नाम था मियाँ मीर, इसने क्या किया, इस रिवोल्ट को कंट्रोल में कर लिया। किसने? मियाँ मीर ने। ये बात याद रखना कि लाहौर में किसने 1857 के रिवोल्ट को दबाया था, उसको बढ़ने से रोका था, वो था मियाँ मीर। कभी आप वहाँ पे अंग्रेजी लगा दो कि अंग्रेजों ने दबाया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें के बाद में क्या होता है कि डलहौजी चले जाते हैं, और डलहौजी के बाद में कौन आते हैं, लॉर्ड कैनिंग आते हैं। और कैनिंग ने आते ही देखा कि यहाँ पे तो भाई बहुत बुरा हाल है, उसने ऑर्डर दिया क्वीन रेजिमेंट को, उसको बुलवाया, और उसके बाद में इसने टेलीग्राफ किया अपने फ्रेंड किसको, अल्फाइन स्टोन को, जो गवर्नर था बॉम्बे का, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का, ठीक है, उसने यहाँ पे फोर्सेस भेज दिए अपने। फिर इसने एक सेंड ट्रांसपोर्ट ब्रिंग बैक टू फोर्सेस फ्रॉम बर्मा, जो बर्मा में इनकी फोर्सेस थी, इसने वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के जरिए उनको सारी की सारी फोर्सेस वापस मंगा लिए, और लेटर लिखा किसको, लिंक को, और बोला कि सिंगापुर की जितनी भी फोर्सेस सारी के सारे ट्रुप्स वापस मंगा लिए और सबके सबको इंडिया में बुला लिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत थी, रिवोल्ट छिड़ चुका था। लेकिन जब तक वे आई यहाँ पे फोर्सेस, लेकिन जो रिवोल्ट था वो बढ़ चुका था काफ़ी हद तक। अगर मैं यूपी की बात करूँ तो यूपी में लखनऊ में, इलाहाबाद में, कानपुर में, बरेली में, बनारस में और झांसी में रिवोल्ट बहुत अच्छी तरीके से फैल चुका था, और जगह जगह पर लोग इसको लीड कर रहे थे। जगह जगह पर, एक जगह से ये रिवोल्ट नहीं लीड हो रहा था, जहाँ से भी पता लग रहा था कि रिवोल्ट हो रहा है और वो लोग इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं से अपना लीडर चुन करके उस रिवोल्ट को कर रहे थे। कोई भी एक सेपरेट प्लान नहीं था, ये बात याद रखना है इसका। ओके, और यही इसका कारण बनेगा फेलियर का। आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं सी ऑफ कानपुर की, यानी कि साई ऑफ कानपुर की बात करूं, कानपुर को किसने घेरा था, जो ब्रिटिशर्स थे, उनको पता था कि भाई यहाँ पे तो बहुत बुरा हाल है, अगर हम भागेंगे तो फिर मारे जाएंगे। तो ये आए किसके पास में, कानपुर में, किसके, नाना साहब के पास में आए। नाना साहेब कौन थे, ये पेशवा के अडॉप्टेड सन थे, ये बात याद रखना। इनको वहाँ से निकाल दिया गया था, फिर यहाँ पे कानपुर में आ गए थे ना। तो नाना साहब कौन थे, पेशवा के अडॉप्टेड सन थे। नाना साहब से आकर के बोला किसने, ब्रिटिशों ने आकर के बोला कि देख भाई हम तेरा सपोर्ट करेंगे, हमारी फैमिलीज अभी खतरे में, तो एक काम कर, हम अपनी फैमिलीज को यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं, सेफ रखना तेरी जिम्मेदारी है, उसके बदले में हम तेरा सपोर्ट करेंगे अगर तू हमारा सपोर्ट करेगा तो। नाना साहब मान जाते हैं, वो बोलते हैं ठीक है तुम लेकर के आओ। वो फिर अपनी फैमिली यहाँ पर लेकर के आते हैं, कौन, कानपुर में। ब्रिटिशर्स सारी की सारी फैमिली अपनी कानपुर में शिफ्ट करने लगते हैं, और सेफ्टी के लिए ना। लेकिन उसके बाद में भी क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, और नाना साहब को फिर से एक चीज़ बोली जाती है कि ब्रिटिश नाना साहब से बोलते हैं कि आप हमारी जान बचाओ एनी हाउ। तो फिर नाना साहब बोलते हैं काम करो, ये लोग नहीं मानने वाले, आप एक काम करो, सरेंडर कर दो। ओके, और ये सब लोग सरेंडर करने के लिए तैयार भी हो गए। लेकिन तब तक सरेंडर होता, ये लोग उनके 200 आदमियों को मार चुके थे, यानी कि 200 अराउंड 200 यूरोपियंस को वो लोग मार चुके थे। ओके, इसके बाद इन्होंने अंग्रेजों को अपने पास, कहाँ पे, कानपुर में 15 जुलाई तक रखा। ओके, 15 जुलाई तक अपने पास रखा, लेकिन 16 जुलाई को, 16 जुलाई को ब्रिटिशों ने किसको, कानपुर को कैप्चर कर लिया, और नाना साहब वहाँ से गायब हो गए। ओके, नाना साहब वहाँ से गायब हो गए क्योंकि ब्रिटिश आ चुके थे। और फिर बाद में पता चलता है कि नाना साहब वहाँ से गायब होकर के कहाँ मिले, 1859 में नेपाल में पाए जाते हैं। ओके, समझ में आया आपको ये चीज़ कि नाना साहब से आकर के उन्होंने म्यूचुअल सपोर्ट की बात की थी, उन्होंने बोला सरेंडर का, तो उन्होंने सरेंडर भी किया, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या, 200 यूरोपियंस को मार दिया था, और अपने पास में इनको बंदी बना कर रखा था 15 जुलाई तक। फिर 16 जुलाई में ये लोग उन्होंने कैप्चर वगैरह कर लिया ब्रिटिश ने अगेन, और इनको मार दिया जितने भी लोग वहाँ पे थे जो रिवोल्ट कर रहे थे। और फिर वहाँ से नाना साहब बच करके निकल गए थे। कब, 1859 में। फिर वो पाए गए नेपाल के अंदर। ओके, अगर मैं आगे की बात करूँ तो, अगर मैं लखनऊ से बात करता हूँ, देखिए क्वेश्चन ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना भाई आप। बहुत सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस में क्वेश्चन आता है कि लखनऊ से
1857 के रिवोल्ट का नेतृत्व किसने किया था? वो थी आपकी बेगम हजरत महल। ओके, बेगम हजरत महल के नाम पे एक लखनऊ के अंदर कभी आप जाओगे तो एक पार्क बना हुआ है बहुत बड़ा, तो आप वहां से भी याद कर सकते हैं। ओके, ये किसकी बीवी थी? ये अवध के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थी, जिनको ब्रिटिशों ने हटा दिया था। किसको? वाजिद अली शाह को। याद होगा आपको, मैंने पिछली क्लासेस में बताया हुआ है। ओके, तो याद रखना कि लखनऊ से 1857 के रिवोल्ट का किसने नेतृत्व किया था? वो था बेगम हजरत महल। अगर मैं ग्वालियर की बात करूं तो ग्वालियर से थे तात्या टोपे। तात्या टोपे कौन थे? इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का भी आगे चल करके मदद की थी। किसमें? रिवोल्ट में। पहले कानपुर में थे, वहां इन्होंने जनरल विढ़न को काफी परेशान किया। जनरल विढ़न को, ओके, याद रखना। तो देखिए, इन्होंने जनरल विढ़न को काफी परेशान किया। देन कर्नल कॉलिन ने इनको डिफीट कर दिया वहां पे। कहाँ पे? ग्वालियर में इनको डिफीट कर दिया। फिर वे वहां से भाग करके कहाँ चले गए? बुंदेलखंड चले गए, और वहां से ये गोरिल्ला वॉर लड़ते थे। गोरिल्ला वॉर एक ऐसी टेक्निक है, ये एक ऐसी टेक्निक है भाई कि इसमें छुप करके वार किया जाता है। क्या? छिप कर वार करते हैं गोरिल्ला टेक्निक में। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस टेक्निक है। ओके, और इसको संथाली रेबिलियंस के लोग जो हैं वो पढ़ेंगे बाद में, वो लोग इसको यूज़ करते थे गोरिल्ला टेक्निक को। तो ये कहाँ पे चले गए? बुंदेलखंड में चले गए, और वहाँ से अंग्रेजों के साथ में गोरिल्ला टेक्निक के साथ में वॉर करते थे, उनके साथ में लड़ाई करते थे। ठीक है, तो ये थे कौन? तांत्या टोपे। अगर पूछा जाए आपसे कि ग्वालियर से कौन 1857 का नेतृत्व कर रहा था, वो थे आपके तात्या टोपे। अगर मैं बात करूँ झांसी की, तो झांसी तो बड़ा फेमस है भाई। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के सामने कौन था? जनरल हक रोज। रोज के नाम से आप याद कर सकते हो, हक रोज। इसको ह्यूज रोज भी बोलते हैं, लेकिन आप हक रोज याद रखिएगा, रोज भी याद कर लोगे तो भी ठीक है। हक रोज ने इनको बोला झांसी में 23 मार्च को 1858 में। किसने? जनरल हक रोज ने बोला इनको कि रानी लक्ष्मीबाई की सरेंडर कर दो आप। इन्होंने इसको रिफ्यूज़ कर दिया। उनका जो प्रपोजल ही कह सकते हैं कि सरेंडर कर दो, जान बच जाएगी, ऐसा कुछ बोला होगा। इन्होंने मना किया, उस चीज़ को सरेंडर करने से मना कर दिया रानी लक्ष्मीबाई ने, और 2 हफ्ते तक लड़ती रही इनसे। और अगर मैं रानी लक्ष्मीबाई की बात करूँ, जो पीछे छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, ये इनका अपना बेटा नहीं है, एक अडॉप्टेड सन है जिसका नाम था आनंद राव। ओके, याद रखना ये चीज़। ओके, कहीं आपने देखा होगा झांसी की रानी का स्टैचू देखा होगा, उसके पीछे छोटा सा बच्चा बैठा रहता है, तो इसका नाम था क्या? आनंद राव। ये इनका अडॉप्टेड सन था। ओके, गोद लिया हुआ बेटा ना। फिर इसके बाद में जब वो 2 वीक तक लड़ी, आगे चल करके कौन? तात्या टोपे, जो छिप गए थे कहाँ पे? बुंदेलखंड में। उन्होंने तात्या टोपे अपना ट्रुप्स लेकर के वहाँ पे पहुंचे, और किसकी? रानी लक्ष्मीबाई की हेल्प की। लेकिन ब्रिटिशों ने फिर बाद में 31 मार्च को किस पर? झांसी पर कब्जा कर लिया, उसको कैप्चर कर लिया। फिर वहाँ से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे भाग कर कहाँ पे? ग्वालियर चले गए, और ग्वालियर फोर्ट पर कब्जा कर लिया, और वहां के जितने ब्रिटिश थे तो उनको मार दिया। ओके, अब जून 1858 में किन्होंने? ब्रिटिशों ने किसको? ग्वालियर जो फोर्ट था उसको ऑक्यूपाइड कर लिया, और वहां पे कौन छिपे हुए थे आपके? रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। तात्या टोपे तो बचकर भाग निकले, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई मारी गई। और वहां पे एक जगह थी, कहां पे? ग्वालियर में कालपी। तो कालपी में किसकी? रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी 1858 में, याद रखना। और इनका जो बेटा था बहुत छोटा था, ये, इसका नाम था आनंद राव। इसको पेंशन दे दी गई। ओके, इसको मारा नहीं, इसको पेंशन दे दी गई। आगे चलते हैं। यहां तक की बात आपको समझ में आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सब चीज़ क्लियर करा पाऊं ना। फिर जो बहादुर शाह जफर थे, जो किसका नेतृत्व कर रहे थे? वो जो आपके मेरठ के सिपाही आए थे और बंगाल के, ठीक है, लीड कौन कर रहे थे? बहादुर शाह जफर। बाद में इनको भी ऑक्यूपाइड कर लिया किसने? अंग्रेजों ने, और इनको डिफीट कर दिया। डिफीट करने के बाद में इनको बंदी बना लिया था, और उनके 2 बेटे को गोली मार कर उनकी हत्या कर दी, और इनको डिपोर्ट कर दिया। कहाँ पे? रंगून। इनको रंगून भेज दिया। किसको? बहादुर शाह जफर को। अगर मैं बात करूं दिल्ली की, दिल्ली को किसने कैप्चर किया था? तो जॉन निकोलसन ने। जॉन निकोलसन ने दिल्ली को कैप्चर किया था। और कानपुर को किसने किया था? आपका कैंपबेल ने। ओके, कैंपबेल ने कानपुर को, देखिए कानपुर कैंपबेल, KC ऐसा करके आप याद करें, CC तो आवाज़ ही आ रही है ना, कानपुर कैंपबेल। ओके, और अगर मैं बात करूँ दिल्ली की, तो यहाँ पर आपको जॉन निकोलसन, ये याद रहेगा आपको। तो कुछ अगर मैं सारे ही इनकी बात करूं, जो जिसने जहाँ जहाँ से भी रिवोल्ट का क्या किया है? नेतृत्व किया है, उसको सपोर्ट किया है, वो लोग कुछ इस प्रकार से हैं। इसमें देखिए फोटोग्राफ्स भी है, अगर आप पहुँचेंगे तो तात्या टोपे आपको अगर पता हो, ठीक है, ऐसे करके सारे के सारे यहाँ पे दिएंगे। बेगम हजरत महल, झांसी की रानी, ओके, तो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बक्कू सिंह, बहादुर शाह जफर और बक्कू सिंह,
इनके सामने जो थे ब्रिटिश के साइड से जो इनको रिवोल्ट को दबाने की कोशिश कर रहे थे, वो कौन थे? निकोलसन। ओके, ये ब्रिटिशों के हैं, ये आपके लीडर्स हैं जो 1857 के, और कहाँ से ये लीड कर रहे थे ये भी आपको पता होगा, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये लीजिए, मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। दिल्ली से कौन थे आपके? बहादुर शाह जफर और बको सिंह, इधर निकोलसन। कानपुर से कौन थे आपके? नाना साहिब, अभी मैंने बताया, कैंपबेल थे इनके सामने। देन लखनऊ से बेगम हजरत महल और ब्रिजिश कादिर। ओके, यहाँ पे भी कौन थे आपके? कैंपबेल थे। अगर मैं झांसी की बात करूँ, रानी लक्ष्मीबाई, अभी बताया मैंने, हिज रोज या फिर हक रोज, ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको। ओके, फिर बाद में अगर मैं आरा बिहार की बात करता हूँ, आरा बिहार, बिहार में एक जगह है आरा। ओके, तो वहाँ से कुंवर सिंह, जिनका कुंवर सिंह, ठीक है ना, जगदीशपुर से, तो इनका वहाँ पे कौन थे? ये विंसेंट आयर, विंसेंट आयर, ठीक है। और एक विलियम टेलर, आप विलियम टेलर भी याद कर सकते हैं टेलर के नाम से, अगर आए कि टेलर कहाँ से रिवोल्ट को दबाया था टेलर ने, और वो ब्रिटिशों के कौन थे? सिपाही थे। तो वो थे आपके बिहार से, और बिहार से कौन सपोर्ट कर रहा था 1857 ऑफ रिवोल्ट का? कुंवर सिंह। ओके, अगर मैं बात करूँ इलाहाबाद की, तो यहाँ से लियाकत अली, और यहाँ पे थे स्मिथ नेल। ओके, अगर मैं बरेली की बात करूँ तो कैंपबेल थे। ओके, और यहाँ से कौन कर रहा था? खान बहादुर, खान बहादुर, कहाँ से? बरेली से। ओके, और इसे की अगर मैं बात करूँ, सुरेंद्र शाही एंड उज्जवल शाही, शाही शाही कहाँ से थे? उड़ीसा से, ये भी याद ऐसे करके याद कर सकते हैं। देन सरेंडर इन्होंने कर दिया था। सरेंडर किसने किया था? उड़ीसा से, दोनों शाहियों ने। ओके, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं किस किसने कहाँ सपोर्ट किया, सरेंडर किसने किया, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ओके, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आगे चलते हैं। इसके अलावा और छोटी छोटी जगहों से लोगों ने सपोर्ट किया है रिवोल्ट का। ओके, वो कौन थे? जैसे कि पटना की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे मौलवी पीर अली थे, जो लीडर ऑफ वहाबी मूवमेंट थे। अगर मैं फैजाबाद की करूँ तो मौलवी अहमदुल्ला, फतेहपुर से अजीमुल्ला, और अवध एंड रोहिलखंड से कौन? मौलवी अहमदुल्ला। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज डंका शाह। डंका शाह किसको बोला जाता था? मौलवी अहमदुल्ला का। ये बात आप याद रखना कि डंका शाह किसको बोला जाता था? वो बोला जाता था आपको मौलवी अहमदुल्ला को। ओके, मौलवी विद ड्रम ऐसे भी बोल सकते हो आप, ठीक है। एक मथुरा से, मधुर नहीं है, मथुरा है ये, यहाँ पे ये लगा लेना भाई। ओके, तो मथुरा से कौन कर रहा था? देवी सिंह। मेरठ की बात करूँ तो कदम सिंह, ठीक है। मेरठ से कदम सिंह सपोर्ट कर रहे थे, और मथुरा से देवी सिंह। ये दोनों ही, बल्कि सारे ही इंपॉर्टेंट है भाई, याद ही कर लेना। ओके, एक एक बार भी देख लोगे ना तब भी आपको याद हो जाएगा, फिर क्वेश्चन आप उसमें भूलोगे नहीं। अगर मैं बात करूँ 1857 के रिवोल्ट की कि वो फेल क्यों हुआ, फेल होने के बहुत सारे कारण हैं। उसमें से एक ये भी है, जो ब्रिटिशों के हेल्पर थे। वो होता है ना कि एक घर में जब हम रह रहे होते हैं तो हमारी जो पीठ में जो छुरा भोंकने का काम करता है, वही हमारा क्या होता है? पतन का कारण बनता है, ठीक है ना। तो पतन का कारण कौन था 1857 के रिवोल्ट का? वो ये थे, एक तो हॉलकर्स जो इंदौर के थे ना, तो वो ब्रिटिशों के सपोर्ट में रहते थे। अगर मैं बात करूँ ग्वालियर से मानसिंह ने किसको? जब रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे छिप गए थे, कहाँ पे भाग गए थे वो? बुंदेलखंड से कह रहा हूँ, कहाँ से? झांसी से भाग करके कहाँ पे आए थे? ग्वालियर में। ग्वालियर का फोर्ट उन्होंने कैप्चर कर लिया था ना। और जब वहाँ पे कौन? तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई दोनों के दोनों थे, तो उनको यहाँ पे धोखा दिया था किसने? मानसिंह ने। तो ये भी किसका सपोर्ट कर रहे थे? ब्रिटिश का। ओके, निजाम तो खैर कभी भी सपोर्ट में रहा ही नहीं, वो तो थाली का बैंगन रहा, कभी इधर कभी इधर। अगर वो करता था मतलब कि अपने आप से लड़ना भी आता था ब्रिटिश से, लेकिन फिर भी ब्रिटिश उसको हरा देते थे, समझा बुझा करके फिर से अपनी साइड कर लिया करते थे। किसको? निजाम को। तो निजाम का तो कुछ था ही नहीं यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ सिख रूलर की पटियाला से, तो ये अगेंस्ट रहते थे किसके? मुगलों के। जब इनको पता चला कि 1857 के रिवोल्ट का जो नेतृत्व कर रहे हैं दिल्ली से कौन? बहादुर शाह जफर कर रहे हैं, यानी कि वो भी एक मुगल हैं, और उनसे कौन चिढ़ता है? उनके अगेंस्ट में कौन रहता है? वो रहते हैं सिख। तो उस टाइम पे सिख भी न्यूट्रल रहे, उन्होंने भी इस चीज़ का सपोर्ट नहीं किया। अगर ये सपोर्ट में आ जाते तो कहीं ना कहीं हम 1857 का रिवोल्ट जीत जाते। ओके, अगर मैं दिनकर राव की बात करूँ, ये ग्वालियर से सपोर्ट में नहीं थे, और सालेर जंग ये हैदराबाद से सपोर्ट नहीं कर रहे। तो इसके अलावा भी जो जमींदार थे, बड़े बड़े जमींदार, मैंने बताया था आपको परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम मैंने आपको बताया था, इसमें 3 लोग थे। कौन? ब्रिटिशर्स, जमींदार और पीजेंट। तो जमींदारों को तो काम देता था कौन? ब्रिटिश। तो जमींदार इनके खिलाफ क्यों जाएगा? किसके? ब्रिटिशों के। तो वो नहीं जाएगा भाई, तो ब्रिटिशों को तो काम मिलता था, जमींदार को तो काम मिलता था ब्रिटिशों की साइड से, तो वो क्यों जाएगा इनके खिलाफ? वो नहीं जाएगा। तो ये न्यूट्रल रहा। लीड क्लास यानी कि जो हायर क्लास के लोग थे, जो अच्छे पैसे वाले थे, ये न्यूट्रल रहे। उन्होंने कहा जो लड़ना है मरो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ओके, और सबसे बड़ा जो इनका साथ दिया वो दिया रेलवे ने, टेलीग्राफ ने, जो आपका शुरू करके कौन गया था? डलहौजी। ओके, पोस्टल सर्विस, इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, और इंडियंस के पास में कुछ भी ऐसी चीजें नहीं थी। ओके, आगे चलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं इसी रिवोल्ट से रिलेटेड है कि तात्या टोपे का ओरिजिनल नेम क्या था? वो तो रामचंद्र पांडुरंग। ओके, पूछ सकते हैं कि
रामचंद्र पांडुरंग के नाम से कौन मशहूर था, या फिर दूसरा नाम पूछ सकते हैं ऐसे करके कि तात्या टोपे का दूसरा नाम क्या था। तो रामचंद्र पांडुरंग ऐसे आप याद कर सकते हैं। नाना साहब का ओरिजिनल नाम था डोंडू पंत, ठीक है, डोंडू पंत ऐसे कर, डोंडू पंत ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। शहनशाह हिंदुस्तान ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया, शहनशाह हिंदुस्तान ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, बहादुर शाह जफर को। ओके, व्हाट वाज द नेम ऑफ रानी लक्ष्मीबाई हस्बैंड, इनके हस्बैंड का क्या नाम था भाई, राजा गंगाधर राव जो झांसी के राजा थे। ओके, और रानी लक्ष्मीबाई का दूसरा नाम क्या था, मनु या फिर मानू, आप ऐसे करके याद कर सकते हैं, मनु या मानू शायद उनको बोलते थे ना, लेकिन आपके याद आ जाएगा, राइट। तो ये बात याद रखना आप। इसके अलावा जो अदर कॉजेज रहते हैं वो जान लेते हैं कि रीजन ऑफ फेलियर, नो प्रॉपर प्लान, इस रिवोल्ट का कोई प्लान ही नहीं था, प्लान था ही नहीं भाई। देखो रिवोल्ट शुरू हुआ, मंगल पांडे ने शुरू कर दिया, या पहले ही शुरू हो चुका था मंगल पांडे से पहले, जब करतूस वगैरह आए उसके पता तो पहले ही लग गया था, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल रिवोल्ट शुरू किया था वो किसने, मंगल पांडे के बाद ही शुरू, उनकी डेथ के बाद में, ठीक है। तो कोई प्लान नहीं किया कि ऐसे हमें रिवोल्ट करना है, इसका जो नेतृत्व करेगा वो एक ये पर्टिकुलर बंदा करेगा, नहीं भाई, जहाँ से जिसको मौका लगा वो वहाँ से अपने आप लीड कर रहा था। तो ऐसे रिवोल्ट नहीं चलते हैं, तो इसीलिए अंग्रेज सफल भी हो पाए थे इनको जगह जगह से इस रिवोल्ट के क्रांतिकारियों को दबाने के लिए। ओके, उन्होंने उसको दबा दिया था। नो प्रॉपर लीडरशिप, लीडरशिप तो थी ही नहीं। ओके, प्लान नहीं था, लीडरशिप नहीं थी, और नो मास सपोर्ट, सपोर्ट मैंने बता दिया आपको, जो आपके जमींदार है वो नहीं कर रहे थे, एलीट क्लास के लोग नहीं कर रहे थे, और ना ही कोई भी आपका किंग कर रहा था, जो राजा थे वो तो थे ही नहीं इसमें। ओके, तो इस तरीके से कोई मास सपोर्ट नहीं था, कहीं से कोई कर रहा है कहीं से कोई नहीं कर रहा है, कोई पीछे से वार कर रहा है, कोई उसके ब्रिटिशों के सपोर्ट में, तो ऐसे रिवोल्ट नहीं जीते जाते हैं। ओके, तो नो मास सपोर्ट था इसमें, मास सपोर्ट में कुछ भी नहीं था, छोटे छोटे लेवल पे चल रहा था जगह जगह से। ओके, अगर मैं बात करूँ रूलिंग प्रिंस की, जो वहाँ पे राजा थे जैसे कि मैंने बताया, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, और बैक स्टेबर्स जैसे कि मैंने बताया पीछे से वार करने वाले लोग बहुत सारे थे, अभी भी मैंने बता दिया हॉलकर्स वगैरह। ओके, तो 10 मई 1857 को रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, और प्रॉपर तरीके से नवंबर में 1857 को ही ये फुल्ली कंट्रोल कर लिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, कब शुरू हुआ और कब ये खत्म हुआ, प्रॉपर तरीके से दबा लिया गया था किसके, ब्रिटिशों के द्वारा, और क्यों, सारे रीजन मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। वेल, थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं इस क्लास को देखते हुए, तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, और प्लीज़ इस क्लास को एक बार और देखिएगा, रिवीजन पे देख लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगी। ओके, और प्रीवियस 3 क्लासेस जो मैंने डाली हैं उसको आप, मैंने बोला ना कि 1.5x की स्पीड से अगर आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। वेल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।